नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी कर्मठता और सेवा के जीवंत प्रतीक हैं। उनके हृदय में जो तड़प है देश के विकास की, जनता की सेवा की, लोगों के कल्याण की, वो उनकी वाणी से प्रकट होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता से परिचित करवाया है पीएम मोदी ने और आगाह किया है कि अभी भी संकट गंभीर है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर राज्य, कस्बे और गांव, इसने एक नई प्रेरणा पैदा की है और हर किसी के मन में अब अपनी लोकल चीजें खरीदने के भाव को पैदा किया है। लोकल अब वोकल बन रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मन की बात में देश की जनता को संबोधित किया है और लोकल चीज़ें खरीदने के लिए और साथ ही लोकल के लिए वोकल बनने का जिस तरीके से आह्वान किया है, उसकी तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में जो तड़प देश के विकास के लिए है और देश की जनता के लिए है, वो उनकी वाणी से साफ तौर पर जाहिर होती है। कि अभी भी ये संकट गंभीर है। हम तनिक भी लापरवाही ना बरतें। वहीं दूसरी तरफ इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का भी असाधारण कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर राज्य, आत्मनिर्भर कस्बे, आत्मनिर्भर गांव, इसने एक नई प्रेरणा पैदा की है। हर एक के मन में अब अपनी लोकल चीजें खरीदें, इसका भाव पैदा हो रहा है। लोकल अब वोकल बन रहा है। लेकिन इसके साथ वो खतरों को पहले से ही भांपते हैं और इसलिए चाहे वो तूफान हो, साइक्लोन हो, सुपर साइक्लोन हो, और चाहे टिड्डी दल का हमला हो फसलों पर, उसके लिए भी उन्होंने आवश्यक सावधानियां न केवल भारत सरकार ने बरती बल्कि राज्यों को भी आगाह किया। और दूसरी तरफ योग शरीर को निरोग करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान भारत जैसी योजना जो गरीबों को बीमारी में असहाय नहीं होने देती, 1 करोड़ से ज्यादा गरीबों का इलाज, 14,000 करोड़ रुपए गरीबों के बचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्याह्न भोजन राशि वितरण के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं से बातचीत भी की है और स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई से संबंधित चर्चा के साथ ही कोरोना को लेकर सावधानियां बरतने को भी कहा है। इसी दौरान उन्होंने खंडवा की छात्रा राधिका से भी बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। राधिका खंडवा से, कैसे हो बेटी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। ये कोरोना से लड़ रहा हूँ दिनों रात और दुबला हो गया हूँ थोड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में पढ़ते हो। अभी लॉकडाउन के टाइम क्या किया? पढ़ाई की थोड़ी बहुत या और कुछ? सर पढ़ाई की ना। कौन से विषयों की? सब विषय की। अच्छा, जो कक्षा में जितनी विषय सबकी की। हाँ। लेकिन दिन भर थोड़ी पढ़ते हो गया? नहीं सर, पढ़ते ना। पूरे दिन? नहीं या पूरे दिन और क्या क्या करते हैं? सर मम्मी का काम करने में हाथ बटाते हैं। पढ़ाई में भी ध्यान देती हूँ। अच्छा, मम्मी के काम में भी हाथ बटाते हैं। जी सर। हाँ बेटी, घर का भी थोड़ा काम करना चाहिए। कोई भी काम करना अच्छी बात है। दो तरह के सोच है दुनिया में। एक ये कि खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करो, अच्छा काम करो। तो उसमें घर का कामकाज भी होता है, पढ़ाई लिखाई भी होती है। लेकिन एक अपने दास मलूका हो गए थे,
वो कहते थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो कई तो कोरोना में फिर ऐसे ही आराम किया होगा, कुछ करना ही नहीं, अपना न स्कूल है न पढ़ाई है, लेकिन हमको पढ़ते रहना है। क्या बनोगी बेटी आगे जाके? मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए सियासी उठापटक भी जारी है। उपचुनाव के पहले ही बीजेपी से निष्कासित किए गए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उपचुनाव के ठीक पहले प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस से ज्वाइन कर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। प्रेमचंद गुड्डू सज्जन सिंह वर्मा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से अब उपचुनाव होने हैं, जो विधायक कांग्रेस से टूट करके बीजेपी में गए थे, वहां पर अब उपचुनाव होगा और वहीं के लिए जो सियासी उठापटक है वो जारी है। कांग्रेस के भीतर भी अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन चुनाव को जीतने के लिए एक संघर्ष शुरू हो गया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं के साथ कार्यकारिणी की बैठकें कर रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और इन चुनावों को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगाएंगी। कांग्रेस भी इन सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहेंगी क्योंकि सभी कांग्रेस के विधायक थे इससे पहले और अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी भी इन सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहेगी। आज ये तय किया हम लोगों ने कि सभी लोगों से चर्चा हुई है हमारी, और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी, उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पे ही हम लोग आगामी योजना है, 24 सीटों पे ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। ऐसे कौन से वो कार्ड है जिसके चलते आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? सिंधिया जी लगातार मुझे प्रतिताड़ित करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रह के जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी, उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफ़ी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है। हम भी ये नहीं, इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन अपने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफ़ी मांगो। उसके बाद लगातार जब सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है, उस गलती को आप सुधारो और झांसी की रानी वाले मामले में आप लोग माफ़ी मांगो और लोगों के बीच में जाओ। सामने सीट से आपकी दावेदारी नहीं? मेरी कहीं से दावेदारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं विधायक रह लिया हूँ, सांसद रह लिया हूँ 2-2 बार, और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन ये विस्तारवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, इनको हम रोकने का काम करेंगे। जिनने मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, ज्योतिराव सिंधिया के और उनके जितने समर्थक हैं, जितने गद्दारी की, उन सबको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुनील जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रेमचंद गुड्डू ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन क्या कुछ चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी में थे और हाल ही उन्होंने बीजेपी जो पहले कुछ दिन पहले जो सावर विधानसभा चुनाव से और सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में 24 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है। तो आज राजनीतिक सरगर्मी यहाँ पर तेजी से बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में गलियों का माहौल है। क्योंकि सावेर विधानसभा क्षेत्र से और वहाँ की जनता ने हाल ही में तुलसीराम जो सिलावट हैं, जो बीजेपी में चले गए हैं, उन्हीं के समर्थकों ने अभी बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की थी। और ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं इस सारे घटनाक्रम को जो मध्य प्रदेश में जो 24 उपचुनाव होना है उसको जोड़ते हुए देखा जा रहा है। जी सुनील, कितनी बड़ी समस्या इस घटनाक्रम को समझा जाए, क्योंकि गुड्डू जिस तरीके से अब कांग्रेस में चले गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा कर दिया है कि वो अब मोर्चा खोलेंगे सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ। तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि जहां से ये सभी विधायक जीते थे वहां पर कांग्रेस की सीट पर इन्हें जीत मिली थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वहां पर हो जाएगी। देखिए, तो ये तो एक बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है जो प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यहाँ भी बताया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रताड़ना से मैं तंग होकर बीजेपी में गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे क्षेत्र में ना तो कोई विकास करने दिया, हर एक कार्य में जो मैं अपने क्षेत्र के प्रति विकास करना चाहता था, हर एक कार्य में उन्होंने अड़ंगा लगाया। लेकिन अब मैं मैदानी जंग में घर वापसी हो चुकी है मेरी, और मैं मैदान में उतरूंगा और जो बीजेपी के लोग हैं इनके खिलाफ डटकर मुकाबला करूंगा और मोर्चा खोलूंगा। जी सुनील, और जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उनके साथ कितने समर्थक और कौन कौन से बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे? जी, यहाँ पर जो आज कांग्रेस कार्यालय में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री संजय सिंह वर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी और एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष, कई वरिष्ठ नेतागण वहां पर मौजूद थे। जी, और कितने लोगों के साथ इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है? कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी से टूट करके आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं इनके साथ? जी देखिए, यहाँ तो एक सोचने वाला विषय है, लेकिन अभी फिलहाल प्रेमचंद गुड्डू ने ही शपथ ली है कांग्रेस की, और उनके साथ कई समर्थक, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनके साथ कई समर्थक कुछ दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। जी, अपने क्षेत्र में कितना बड़ा कद, कितना बड़ा नाम है प्रेमचंद गुड्डू, कितनी इनकी वहां पर जो पैठ कही जा सकती है, कितना जन समर्थन इन्हें अपने इलाके में इनको मिलता है? देखिए, ये एक कांग्रेस की रणनीति है और कांग्रेस को लगा है कि जो सावेर विधानसभा है वहां से तुलसीराम सिलावट चुनाव जीते थे, लेकिन अब जो बीजेपी है अपना कैंडिडेट तुलसीराम सिलावट को बनाएगी, तो वही जो बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने एक रास्ता अपनाया है, प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में खड़ा कर और कहीं ना कहीं जो प्रेमचंद गुड्डू है सावेर विधानसभा उपचुनाव के कैंडिडेट हो सकते हैं। और उस क्षेत्र में प्रेमचंद गुड्डू कई सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो जो है अपनी एक लंबी पकड़ है और मजबूत पेट है उसी क्षेत्र में उन लोगों की, और अच्छी पकड़ है, समर्थक भी अच्छे हैं, दावेदार प्रबंध दावेदार भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया, तो तुलसी सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू को उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, तुलसी सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू को बिल्कुल उतारा जा रहा है। यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह जी से भी प्रेमचंद गुड्डू की चर्चा हुई थी, और चर्चा होने के बाद उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। जी, और सुनील जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू आमने सामने होते हैं तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल, जिस तरीके से स्थिति को देखा जाए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सावेर विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां पर तुलसीराम सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू रहेंगे, तो बिल्कुल एक जो कहीं ना कहीं जो प्रयास लगाया जा रहा है, जो एक देखने को मिल रहा है, तो जो पड़ रहा है बिल्कुल दोनों तरफ बराबरी की टक्कर रहेगी, और दोनों के समर्थक बिल्कुल प्रेमचंद गुड्डू के भी समर्थक हजारों सैकड़ों तादाद में है उस क्षेत्र में, और वहीं तुलसीराम सिलावट का भी उस क्षेत्र में मौजूद है। जी, सुनील मालवीय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई होंगी, उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जो ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है प्रेमचंद गुड्डू ने, वही आज पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं गोपाल भार्गव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो नेता हैं ये कपड़ों की तरह पार्टी चेंज कर रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कपड़े बार बार जैसे कपड़े बदल रहे हैं, उसी प्रकार ये लोग पार्टी बदल रहे हैं। जी, सुनील मालवीय जी, जिस तरीके से 24 विधायक अब बीजेपी में भी शामिल हुए हैं कांग्रेस के, और वहां की जो जनता जहां से वो विधायक चुने गए थे, और जो जिस तरीके से उन्होंने बीच में ही जो पूरा कार्यकाल उनका नहीं हुआ, बीच में ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं उनमें से कुछ लोग, लेकिन अब वहां की जनता का मूड क्या कुछ है, जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में हुए जो चुनाव थी उनमें उनको चुनकर के भेजा था, अब उनके लिए जो वहां की जनता है उसमें क्या रोष है, या फिर अभी भी वहां की जनता उन्हीं लोगों के साथ है?
ये तो एक सोचने वाला विषय है, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक गलियारों में जो उनके क्षेत्र में जो जनता है, जनता का निश्चित तौर से मानना यह है कि ये जो लोगों को जब कोरोना संकट काल में, जैसे मध्य प्रदेश में तुलसीराम सिलावट कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, ऐसे में तुलसीराम सिलावट और बीजेपी जो है, बीजेपी के जो लोग हैं वो कमलनाथ सरकार को तोड़ने में लगे हुए थे। उस कोरोना काल संकट घड़ी में इन लोगों को अपने क्षेत्र में रहकर विकास करना था, विकास पर ध्यान देना था, ना कि इन लोगों को बेंगलोर जाना था। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आक्रोश तो है, आक्रोश के सिवा कुछ और भी जनता की जो है बातें, जो गलियार, जो राजनीतिक चाय की होटलों पर, दुकानों पर जो चर्चाएं चल रही है कि इन लोगों को उस समय में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लेकिन जो देखने वाला विषय जब होगा, जब इनको कैंडिडेट बनाकर इनको मैदान में उतारेंगे, फिर जनता किस हिसाब से इनको ये चुनाव में बुनाती है या नहीं बुनाती है इस मुद्दे को। जी सुनील मालवीय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल अब बीजेपी के सामने है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस के हो चुके हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रमुख उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी भी मौजूद रहे। घर बनाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई, उनका सम्मान बढ़ाया। इसके साथ ही साथ जो बड़े काम हुए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, GST और MSP की पुरानी मांगों को पूरा हुआ। मगर ये 5 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से ऐतिहासिक था। 2019 में इन्हीं कामों को लेकर जनता ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया और देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त दी और ये जनता का आशीर्वाद, देश की जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये आशीर्वाद देश की जनता ने दिया और उस आशीर्वाद के चलते आज मैं कह सकता हूँ कि ये 1 साल निश्चित रूप से 365 दिन बीते हैं और 365 दिन में न केवल दशकों पुरानी, मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ, दशकों पुरानी नहीं, सदियों से जनमानस के मन को झंझोड़ने वाले ऐसे बड़े निर्णय हुए जो अपने आप में इतिहास में एक माइलस्टोन बन के आने वाले 50-100 साल याद किए जाएंगे। और ये निर्णय अनुच्छेद 370 की समाप्ति का निर्णय, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने का निर्णय, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, न जाने कितने सदियों इंतजार करना पड़ा, मगर ये अवसर मिला 2019 में जनादेश के बाद 3 तलाक इज्जत और स्वाभिमान से जीने के लिए महिलाओं के लिए एक कानून बनाने का काम हुआ। लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला। ये 5-6 माइलस्टोन इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटा मोटा काम नहीं था, ये इतिहास रचने वाला काम था। एक ऐसे अद्भुत निर्णय और जिसमें नारा जो दिया था मोदी जी, आज भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
छत्तीसगढ़ के कांकेर कोयलेबेड़ा के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत विश्वास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है वो अपने वादे भूल गए हैं और पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करके कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी अपना वादों को पूरा करें और पिछले 6 साल का हिसाब दें। पिछले 5 साल पिछले चुनाव के पहले उन्होंने जो वादा किए थे, उनकी जो मैनिफेस्टो थे, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि एक बार हमें केंद्र की सरकार में बैठने दीजिए, मैं हर गरीब के खाते में विदेश में जो कालाधन है उसको लाके हम हर गरीब के खाते में 15-15 लाख करके देंगे। जबकि अभी तक उन गरीब परिवार के खाते में 1500 रुपये तक भी अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो उन्होंने आज तक जितने भी वादे किए हैं, मैं बता दूं मोदी सरकार जी से, जितने भी वादा उन्होंने किए हैं कि उसको एक तो गिनवा दे कि हम ये वादा हम पूरे किए हैं। ये जुमलेबाज सरकार है, लोगों को बेवकूफ बनाना और लोगों को लोक प्रलोभन देके सत्ता में काबिज जाना, इनको भारतीय जनता पार्टी को अच्छी से आती है। इस बार भी चुनाव के पहले उन्होंने ये भी वादा किए थे कि 2026 तक हम पूरे के पूरे गरीब परिवार को अटल आवास देंगे, जबकि 6 साल में अभी तक 30% लोगों का जो है उस अटल आवास के लिए आवंटन नहीं हुआ है। गरीब लोग काफी दुखी हैं, गरीब मजदूर काफी दुखी हैं। आज करीबन 2 महीना हो चुका है लॉकडाउन चलते हुए। जिन लोग अमीर है उसके लिए तो ठीक है, जो गरीब मजदूर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोजी रोटी कमा के खाने वाले हैं, उनको अगर 2 महीने लॉकडाउन में रखा जाए, उस कंडीशन उस परिवार का क्या हाल हो सकता है। जबकि हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी कांग्रेसी वाले हैं, कुछ दिन पहले हम इसको वीडियो भी वायरल किए थे, मोदी जी से निवेदन भी किए थे कि इन गरीब मजदूर के खाते में तत्काल 10,000 रुपया जमा करें ताकि उन पैसे से उन गरीब मजदूर परिवार का भरण पोषण हो। जबकि अभी तक वो चीज नहीं की है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। भारत के मौसम विभाग ने राजधानी में आगामी दिनों के लिए हल्की वर्षा के साथ ही बादल छाने का भी अनुमान लगाया है। पिछले 1 हफ्ते से पड़ रही गर्मी से आखिरकार लोगों को अब निजात मिल गई है और गर्मी में हुई बरसात के कारण गर्मी से तड़प रहे लोगों के चेहरे अब खिल गए हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम में लोगों ने ठंडक महसूस की है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आगे प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के लाहौर में रेत उत्खनन मामले में निलंबित नवागत लाहौर थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर ने अब पूरे मामले पर अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या अधिकारियों को गलत सूचना दी गई, क्या मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये तो डीआई सर ही बता पाएंगे। पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने 15 तारीख को ज्वाइन किया था और जहाँ मुझे पता चला कि गांव-गांव रेत के पुराने डंप लगे हुए हैं, तो मैंने तत्काल माइनिंग अधिकारी को 16 तारीख में 16/5 में और एसडीएम साहब को पत्र लिख के कार्रवाई करने के लिए बताया गया। मुझे बताया यहाँ पर पावर में कंपनी है, तो वो यहाँ जो ठेका आया तो वो गांव वालों से 7 रुपये फुट में रेत लेते हैं और ऊपर गाड़ी भरते हैं, तो उन्हीं लोगों के रेत पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने माइनिंग को लेटर लिखा था कि इसकी जांच करके और गलत है अवैध है तो इसको बड़ोखर, मटियावाली, पर्रा, धौर, मड़ोरी, जो आसपास के गांव थे जहाँ रेत का मुझे जानकारी थी, सबके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने विधिवत पत्र भी लिखा था। दूसरा सर, जैसा बताया जा रहा है कि डीआईजी सर द्वारा आपको बार बार पत्र लिखा गया है कि आप कार्रवाई कीजिए और आपने कार्रवाई नहीं, ऐसे कोई पत्र यहाँ आपको भेजे गए थे क्या? नहीं, एक भी पत्र नहीं आया, ना डीआई साहब का ऐसा कोई मैसेज था। फिर भी जो हमें लगा तो हमने अपनी तरफ से ही एसडीएम साहब को, माइनिंग विभाग को पत्राचार किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई की गई है, आपको सस्पेंड किया गया है विदिन 10 दिन में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब मुझे क्यों सस्पेंड किया गया है ये तो डीआई सर ही बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किया है, किस लिए किया है मुझे तो खुद ही अचानक पता चला और मेरी कोई गलती नहीं है, डीआई सर बता पाएंगे।
मध्य प्रदेश के रीवा में एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल एक भ्रष्ट पटवारी फोन पर किसान से नामांतरण करने के एवज में 6,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वहीं पत्रकार ने जब इसकी खबर चलाई तो भ्रष्ट पटवारी ने मीडिया कर्मी को फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं इस संबंध में एसडीएम से शिकायत की गई, जिस पर एसडीएम ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसका पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि संबंधित पटवारी ने अवैधानिक रूप से मांग की है और अभी जो धमकी देने की है ये अभी ज्ञात हुआ है कि संबंधित पत्रकार को पटवारी ने धमकी दी है। यदि धमकी दी है तो संबंधित थाने में एफआईआर करा सकते हैं। उस थानेदार को मैं कह दूंगा कि जो भी है एज पर रूल जो है कार्रवाई करें। सर आप एसडीएम होने के नाते सर प्रशासनिक कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, आपके विभाग से संबंधित उसका जो संबंधित पटवारी है यदि प्रतिवेदन में कह चुका हूँ, अभी भी कहा है, वो जैसे ही आता है तो उस पटवारी के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करूँ। सर कितने दिन पहले प्रतिवेदन दिए थे आपने? नहीं, प्रतिवेदन तो दो दिन हो गया है। 2 दिन से रिपोर्ट मैंने आई नहीं है, वो एक्चुअली छुट्टी था, तहसीलदार जो है छुट्टी गया था 2 दिन, वो आ चुका है कल और आज मैंने उससे बात की है तो उसका प्रतिवेदन आके मैं कार्रवाई करूँ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाघ नदी से प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली बस होटल राज इंपीरियल के पास पलट गई और बस में सवार 26 मजदूरों को मामूली चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रैनबसेरा में रखा गया है और घटना शनिवार रात तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। अस्पताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता के प्रवासी मजदूरों को बाघ नदी से बस में रवाना किया गया और बस में 26 मजदूर सवार थे, 2 चालक भी थे और एक चालक सोया हुआ था, दूसरा बस चला रहा था। बस राजनांदगांव शहर पहुंचने वाली थी, तभी होटल राज इंपीरियल के पास अचानक से चालक को झपकी आ गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरते हुए पलट गई। सूचना के बाद एम्बुलेंस से घायल हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया और जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन मजदूरों को रैन बसेरों में रखा गया है और बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति ने बताया कि हम लोग मुंबई से आ रहे थे और कोलकाता जाना था। बस में 26 लोग सवार थे और अचानक रात 12 बजे के करीब बस पलट गई। अभी सभी लोग ठीक हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी में कोटनी एनीकट पर एक कार अनियंत्रित होकर एनीकट से नीचे नदी में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं रेस्क्यू करने गई क्रेन भी रेस्क्यू करते वक्त पलटकर नदी में गिर गई। हालांकि ड्राइवर इसमें बाल बाल बच गया और दरअसल ग्राम बोरई दुर्ग निवासी एक महिला और उनका बेटा दोनों एक कार से दुर्ग से अपने गांव बोरई जा रहे थे। वे कोटनी के पास शिवनाथ नदी में बने एनीकट से गुजर रहे थे और तभी कार अनियंत्रित होकर एनीकट से नीचे नदी में जा गिरी। नदी में पानी होने की वजह से कार डूबने लगी। तभी स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और वो बचाव के लिए नदी में कूद गए। लोगों की तत्परता से महिला के बेटे की जान तो बच गई, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी और डूबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर कार को निकालने के लिए पहुंची क्रेन भी रेस्क्यू करते समय नदी में पलट गई, जिसे बाद में पुलिसकर्मियों ने अन्य क्रेन के सहारे बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल भी बताई जा रही है। दरअसल बैतूल से 20 किलोमीटर दूर गांव गोंडी बड़गी में मिट्टी खदान से मिट्टी लेने गए ग्रामीण अचानक मिट्टी धंसने से उसमें दब गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 2 महिलाएं एक पुरुष शामिल है, जबकि हादसे में घायल एक महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर के बेटमा में प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान एक खाद्य तेल से भरा वाहन पकड़ा है, जिसमें खुले तेल के साथ ही अलग अलग कंपनियों के लेबल लगे कई जार पाए गए और वहीं इन सभी डिब्बों की प्रारंभिक जांच भी की गई तो इनमें कई खामियां पाई गई, जिसके बाद खाद्य तेल के सैंपल लेकर आगे जांच के लिए भेजे गए हैं। जी सर बताइए, आज की चालानी कार्रवाई के विषय में बताइए।
ये माल कहाँ से आ रहा था? और ये माल एक्चुअल लॉकडाउन में गाड़ी पकड़ी गई थी तहसीलदार साहब महोदय द्वारा कि लॉकडाउन उल्लंघन में घूमते पाई गई थी वितरण करते हुए। इस आधार पे उन्होंने गाड़ी जब्त की और उनको शंका या किसी प्रकार से लगा कि माल की जांच की जाए, इसलिए मुझे नापतोल विभाग से एस राजपूत में यहाँ जांच के लिए उपस्थित हुआ। उनके निर्देश पे गाड़ी थाने में पाई गई और थाने में तो सभी के समक्ष खुलवा के उसमें जो रखा हुआ माल था सोयाबीन तेल, उसको विभागीय प्रक्रिया अनुसार सैंपल साइज लेते हुए उसकी मात्रा की जांच की गई, जिसमें बड़े जार में कुछ मात्रा कम पाई जा रही है। सभी में बराबर समान मात्रा नहीं है, किसी में 80 ग्राम है, किसी में 50 ग्राम है, किसी में 70 ग्राम है, इस तरह से कम मात्रा पाई गई। इसलिए आगामी विभागीय कार्रवाई हेतु उनको अभिरक्षा में लिया गया है और इसके बाद यह प्रकरण पूरा वरिष्ठ को प्रस्तुत। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।